In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, Assalamu alaikum. I am your physics teacher, Umar Manzoor, and I am going to start NMDCAT lecture number 1. Students, this lecture is related to the unit electrostatics. तो आइए start करते हैं. जी स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कंटेंट्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो कंटेंट्स हमारे पास हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे कूलॉम्स लॉ, उससे रिलेटेड एंटी टेस्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. देन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Then we will discuss electric field due to infinite sheet of charge or electric field due to oppositely charged parallel plates. ये डिस्कस करेंगे और लास्ट पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. और बिल्कुल आखिर पे लेक्चर के डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज और कुछ पास पेपर रिलेटेड एमसीक्यूज. तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कूलॉम्स लॉ. और कूलॉम्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसकी डेफिनेशन क्या है और बेसिक्स क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड. तो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इट इज स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी है और चूंकि स्टैटिक्स का वर्ड यहाँ पे आ रहा है तो इससे मुराद क्या है, ऐसे चार्जेस होंगे जो रेस्ट की स्टेट में होंगे और उनके दरमियान क्या डिस्कस करेंगे, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस. चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और रिलेटेड रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो भी होंगी उनसे पॉसिबल वो डिस्कस करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अम्ब्रेला के अंडर. अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ. ये हमारे पास बड़ा एक बेसिक सा एमसीक्यू है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. अब इसको जरा यहाँ पे समझ लेते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस जो है वो प्राइमरीली किस वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक की वजह से या के न्यूक्लियर की वजह से. अब स्टूडेंट्स हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज की कंपोजिशन से मिलकर बना है. अगर हम स्मॉलर माइक्रो लेवल पे जाएं तो हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन या यूं कह लें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इट इज सम ऑफ द सो मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाके देखें तो एटॉमिक लेवल के ऊपर अगर एक एटम के अंदर देखें तो एक एटम का एग्जिस्टेंस जो है वो किस वजह से हो रहा होता है. एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अब जब हम बात करते हैं एटम के एग्जिस्टेंस की किस फोर्स की वजह से है, तो एटम का एग्जिस्टेंस जरा सुन लीजिएगा किस फोर्स की वजह से है. हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज. दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की फोर्स एग्जिस्ट करती है, या इलेक्ट्रिक, यहाँ पे बेटर वर्डिंग होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स है और कौन सी वाली एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स एग्जिस्ट कर रही है. इसी फोर्स की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस की ग्रिप से आजाद नहीं होते. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटॉमिक लेवल पे बात करें तो एटम का एग्जिस्टेंस जो है वो प्राइमरीली किस वजह से हो रहा होता है. ऑल्दो इसके अंदर अदर फोर्सेस एटम के एग्जिस्टेंस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन एटम के एग्जिस्टेंस में वन ऑफ द प्राइमरी जो फोर्स है वो कौन सी बनती है, इलेक्ट्रिक फोर्स. अब अगर एटम का एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है प्राइमरीली, तो इसका मतलब है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो चूंकि ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज से मिलके बना है, सो मेनी एटम से मिलके बना है, तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस प्राइमरीली किस फोर्स की वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस करना है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच इट हैज मोर और फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या है, प्रोटॉन्स. मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताएगी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद में कितना इम्बैलेंस है. अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी प्रोटॉन से तो उस ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे और वाइस वर्सा.
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्दर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसके यूनिट्स कूलम्स होते हैं, और कूलम याद रखिएगा ये डिराइव्ड यूनिट है। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, शायद कूलम्स को समझते हैं कि ये क्या है, एक बेस यूनिट है। याद रखिएगा कूलम बेस यूनिट नहीं है बल्कि एक डिराइव यूनिट है। अगला पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टाइप्स क्या हैं चार्ज की। दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड फर्दर मोर याद रखिएगा चार्ज के बारे में, इसकी क्वांटाइजेशन के बारे में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज Q होगा दैट इज प्लस माइनस से मुराद चार्ज की जस्ट नेचर है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एन यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर, इंटीजर से मुराद 1 2 3। अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तब तो n की वैल्यू 0 होगी, चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज n की वैल्यू क्या होगी, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ पे ये है E, और E यहाँ पे क्या है, E इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कि मिनिमम चार्ज समझा जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है इट इज nth मल्टीपल ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ स्टूडेंट्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का या तो फर्स्ट मल्टीपल होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शनल मल्टीपल जो है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। फ्रैक्शनल मल्टीपल से मुराद क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें दैट इज व्हाट, दैट इज 1.6 into 10 to raise पर -19 कूलम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन से डबल चार्ज है तो इसका मतलब 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3.2 into 10 to raise पर -19 कूलम। अब 1.6 into 10 to raise पर -19 कूलम और 3.2 into 10 to raise पर -19 कूलम, इनके दरमियान कोई भी वैल्यू ऑफ चार्ज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है 1.5 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.5 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी, सिचुएशन बन जाएगी 2.4 और साथ में आ जाएगा 10 to raise पर -19 कूलम। ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती। ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, इलेक्ट्रॉन का जो फंडामेंटल चार्ज है उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में, इंटेग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 into 10 to raise पर -19 कूलम, और एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी याद रखिएगा, 6.25 into 10 to raise power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 1 कूलम। अब यहीं पे अगर एमसीक्यू पूछा जाए 5 कूलम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसी इक्वेशन को दोनों साइड्स पे क्या है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 5 कूलम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। नेक्स्ट स्टूडेंट एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। When an object is rubbed with another object and gets positively charged, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया। अब यहाँ पे ये भी चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने के लिए एक मैकेनिज्म ये भी होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रब किया जाए दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेचर का, मींस अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उससे अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाएगा। तो एक ये मेथड है चीजों को बॉडीज को चार्ज अप करने का। दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड, उसको भी हम फर्दर ऑन डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल अगर इस एमसीक्यू पे आए, when an object is rubbed with another object and gets positively charged, its mass, और लिखा गया है strictly speaking, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ रब किया जाए और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसका मतलब ये होगा इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसने लूज कर दिए हैं और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो गए हैं दूसरी बॉडी को। जब भी ऐसा पॉसिबल है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो और इसके ऊपर नेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स कुछ जो हैं वो क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कुछ लूज कर देगी ये वाली ऑब्जेक्ट, ये वाली बॉडी, तो इसका मतलब होगा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसमें से कुछ मैटर जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इसका मैस क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास आंसर फिर क्या आएगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैस उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जी स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। विच वन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज का श्योर टेस्ट क्या होगा। ऑप्शन अल्फा में लिखा गया है अट्रैक्शन, बीटा में लिखा गया है रिपल्जन, चार्ली में लिखा गया है स्टूडेंट्स बोथ ए एंड बी।
अब इस चीज को समझने के लिए जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, पहले थोड़ी सी सिचुएशन एक समझते हैं। लेट्स कंसीडर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक ब्लू बॉल है, इसको हमने नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के पास जब ये वाली रॉड लेके आएंगे जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है, तो डेफिनेटली क्या होगा, दोनों बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। अब ये वाली बॉडी हमने पॉजिटिवली चार्ज की, इसको इसके करीब लेके आए, अट्रैक्शन हुई, तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये वाली बॉडी जो है जिसके पास इस रॉड को लेके आए, ये वन पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये वाकई ही नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये वाली बॉडी जो थी जिसको हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए और ये वाली बॉडी लेट्स अज्यूम इनिशियली न्यूट्रल थी। अब न्यूट्रल होने के बावजूद जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स यहां पे एग्जिस्ट कर सकती है। वो कैसे पॉसिबल है, देखिएगा जरा, होगा क्या, जब ये वाली रॉड पॉजिटिवली चार्ज इसके पास लाएंगे, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या होगा, इसके नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो रॉड की तरफ आके क्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी के अंदर जो है वो अदर साइड पे जाके कंसंट्रेट हो जाएंगे। अब होगा क्या, इस बॉडी के अंदर चूंकि नेगेटिव चार्ज सारा इस साइड पे क्यूमुलेट हो गया, इस बॉडी और इस रॉड के दरमियान अगेन क्या है, यहां पे अट्रैक्शन की फोर्स यहां पे भी एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब हुआ अट्रैक्शन की फोर्स ने हमें धोखा दे दिया। किस तरह धोखा दिया, यहां पे बॉडी हमने न्यूट्रल एज्यूम की थी और इसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए थे, तभी अट्रैक्शन हो गई। यहां पे बॉडी नेगेटिवली चार्ज थी, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए, तभी अट्रैक्शन हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अट्रैक्शन की फोर्स दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करे, तो इसका एक मतलब यह हो सकता है कि दोनों बॉडीज के ऊपर अपोजिट चार्ज मौजूद है। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि एक बॉडी इनिशियली न्यूट्रल थी, उसके पास जब चार्ज बॉडी लेके आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से दोनों के अंदर जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स फाइनली जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है अट्रैक्शन जो है वो कभी भी श्योर टेस्ट नहीं बन सकता इस चीज का कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन के केस में क्या था, न्यूट्रल बॉडी के केस में भी अट्रैक्शन हो जाती है और चार्ज बॉडी के केस में। अब फाइनल सिचुएशन देख लेते हैं। यही वाली रॉड अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये बॉडी थी जिसको हम स्टडी कर रहे थे, अगर इसको इस बॉडी के करीब लेके आए और रिपल्जन की फोर्स एग्जिस्ट करे, तो जब भी दो बॉडीज के दरमियान रिपल्जन की फोर्स एग्जिस्ट करेगी, इसका डेड श्योर मतलब होगा कि दोनों बॉडीज जो हैं उनके ऊपर सिमिलर चार्ज मौजूद था। तो इसका मतलब है जब भी रिपल्जन होगी हमें श्योरिटी होगी कि क्या है, दोनों बॉडीज के ऊपर सेम चार्ज मौजूद होगा, तभी रिपल्जन पॉसिबल है। तो इसका मतलब है किसी बॉडी के चार्ज या अनचार्ज होने का अगर स्टेटस चेक करना है तो कौन सी फोर्स हमेशा डेड श्योर करेगी कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, वो फोर्स कौन सी बनेगी, दैट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो इस एमसीक्यू का आंसर फिर क्या बन गया, बीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है वो फर्स्ट, दैट इज कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ जो है इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ हमें बताता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यहां पे याद रखिएगा पॉइंट चार्जेस, और दूसरी चीज याद रखिएगा पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। अगर दो पॉइंट चार्जेस रेस्ट में हैं, उनके दरमियान जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन एग्जिस्ट करेगी, उसको जो है वो हमें कूलॉम्स लॉ कैलकुलेट करना सिखाएगा, उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करना सिखाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक फॉर्म क्या है कूलॉम्स लॉ की, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 क्या है, एक बॉडी का चार्ज, Q2 क्या है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का चार्ज, और दोनों चार्जेस को हम अज्यूम कर रहे हैं ये क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं और रेस्ट की स्टेट में है। R यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, R का स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड सारे पॉसिबल जो है वो MCQ रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स बारी बारी। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कूलॉम फोर्स जो है दो चार्जेस के दरमियान जो एग्जिस्ट कर रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब यह है कि अगर चार्जेस की प्रोडक्ट ज्यादा होगी फोर्स ज्यादा आएगी, चार्जेस की प्रोडक्ट कम होगी तो फोर्स की वैल्यू कम आएगी। फर्दर याद रखिएगा अगर इन दोनों में से किसी एक चार्ज की स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो एक चार्ज की मैग्नीट्यूड चाहे Q1 की डबल कर दें चाहे Q2 की डबल कर दें, दोनों चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, पहले से डबल हो जाएगी, बिकॉज सिंपली क्या है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन मौजूद।
तो इफ ईदर चार्ज इज डबल तो एफ प्राइम मॉडिफाइड फोर्स क्या हो जाएगी, इनिशियल फोर्स से डबल हो जाएगी। सेकेंडली याद रखिएगा, अगर बोथ चार्जेस आर डबल, इफ द बोथ चार्जेस आर डबल, अगर मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस की क्या कर दी जाए स्टूडेंट्स, डबल कर दी जाए, इस केस में क्या होगा, एक चार्ज के डबल होने से फोर्स ने डबल होना था, दूसरे चार्ज को भी जब साथ में डबल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, फोर्स के ऊपर इफेक्ट क्या आ जाएगा, फोर्स जो है वो 4 टाइम्स पहले से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है एफ प्राइम क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स एफ। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान क्या है, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर वाला रिलेशन है। ये वही इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ओबे करती है। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ से मुराद डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है फोर्स की वैल्यू। तो यहां पे याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस की वैल्यू डबल करेंगे हम तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स पहले से डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इनवर्स है रिलेशन और स्क्वायर वाला है। तो इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इफ r प्राइम इज इक्वल्स टू 2r, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। यहां पे और याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस की वैल्यू हाफ कर दी जाए तो अब फोर्स, डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो फोर्स जो है उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी। तो डिस्टेंस को जब हाफ करेंगे तो फोर्स क्या बन जाएगी, इट विल बी 4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। यहां पे अगर दोनों चीजों को मॉडिफाई किया जाए, मतलब अगर डिस्टेंस की वैल्यू डबल कर दी जाए, Q1 भी डबल कर दिया जाए, Q2 भी डबल कर दिया जाए, मतलब स्टेटमेंट में आए इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल, तो अब फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा चार्जेस की मैग्नीट्यूड जब दोनों की डबल करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या बननी थी, 4 टाइम्स इंक्रीज करनी थी। एट द वेरी सेम टाइम अगर डिस्टेंस की वैल्यू डबल करेंगे तो 2 स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स फोर्स ने क्या होना था, कम हो जाना था पहले से। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी वजह से फोर्स ने 4 टाइम्स कम होना है, इनकी वजह से फोर्स ने 4 टाइम्स इंक्रीज करना है। ऊपर नीचे क्या होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इस केस में जो एफ प्राइम होगी उसकी वैल्यू इनिशियल फोर्स के बराबर ही आएगी। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पे याद रखिएगा, ग्राफिकली हमारे पास कुछ ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्लॉट किया जाए ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, तो चूंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स स्क्वायर वाला रिलेशन है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ग्राफ क्या होगा, एक डिकेइंग कर्व होगी। ये डिकेइंग कर्व जस्ट लाइक हमारे पास जो बॉयल्स लॉ वाली कर्व डिस्कस हम करते हैं, बड़ी पॉपुलर, P is inversely proportional to V, ये उसी के जैसी मिलती जुलती कर्व है। फर्क क्या है, ये कर्व जरा स्टीपली डिके कर रही है, शार्पली डिके कर रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि बॉयल्स लॉ के अंदर हम डिस्कस करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों की पावर्स 1-1 आती हैं। बहरहाल अगला ग्राफ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अगर फोर्स और 1 ओवर आर स्क्वायर के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो चूंकि 1 ओवर आर स्क्वायर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर प्लॉट किया जाएगा, इसको इमेजिन कर लें ये क्या है, ए है। तो अब अगर रिलेशन देखें, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या 1 ओवर आर स्क्वायर को जब हम एज ए ट्रीट करेंगे तो अब क्या आएगा, रिलेशन एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स ग्राफ जो है वो क्या आएगा, चूंकि डायरेक्ट रिलेशन आ गया एफ और ए के दरमियान, डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ क्या आता है, दोनों एक्सिस के दरमियान में एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये भी यहां पे याद रखिएगा, अगर एफ वर्सेस 1 ओवर आर स्क्वायर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और लास्ट पे स्टूडेंट्स अगर एफ वर्सेस प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, अगर इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट किया जाए, फोर्स को वर्टिकल एक्सिस पे, इनका भी रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट रिलेशन के लिए ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, दैट इज इंक्लाइंड बिटवीन 2 एक्सिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा पॉइंट के, यहां पे इस रिलेशन में क्या है, इट इज कूलॉम्स कांस्टेंट इसको बोला जाता है। दो चीजों पे डिपेंड करता है कूलॉम्स कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ फोर्स आर एंड क्यू। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर एफ, आर और क्यू अदर देन के के जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो भी यूनिट्स फॉलो करेंगे, उन यूनिट्स के ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करेगी। दूसरी चीज जिस पे के की वैल्यू डिपेंड करेगी, दैट विल बी द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। अगर चार्जेस के दरमियान वैक्यूम होगा तो के की वैल्यू स्टैंडर्ड क्या होगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अदर देन वैक्यूम अगर के चार्जेस के दरमियान मीडियम होगा तो के की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे के जो है, इसकी वैक्यूम के केस में अगर वैल्यू की बात की जाए, इट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपने याद करनी है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये भी एक कांस्टेंट है, इसको नाम दिया जाता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा, इसकी वैल्यू क्या है 8.85 × 10⁻12 और इसके यूनिट्स क्या हैं, जो यूनिट्स के हैं उससे रेसिप्रोकल वाले यूनिट्स हैं। के यूनिट्स में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम था, यहाँ पे आएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कूलम स्क्वायर। लास्ट स्टूडेंट पॉइंट याद रखिएगा के बारे में, अगर मीडियम आ जाए दोनों चार्जेस के दरमियान में, दोनों चार्जेस के दरमियान कोई यहाँ पे दरमियान में मीडियम प्लेस कर दिया जाए तो के की वैल्यू कैसे मॉडिफाई होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले इसकी वैल्यू थी, अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, एक नया फैक्टर आएगा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है स्टूडेंट्स, इसको नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। याद रखिएगा ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी किस चीज की है, ऑफ द मीडियम जो दोनों चार्जेस के दरमियान सैंडविच कर रहे। अब इसको यहाँ पे फिर फर्दर लिखा जा सकता है के मीडियम इज इक्वल्स टू के वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैक्यूम था डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 हो तो इसका मतलब है के मीडियम क्या होगा, के वैक्यूम की निस्बत हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास के से रिलेटेड पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कूलॉम फोर्स के बारे में। कूलॉम फोर्स क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद होती है अगर दो बॉडीज हैं, चार्ज बॉडीज, लेट से एक ये चार्ज बॉडी है, दूसरी क्या है, ये चार्ज बॉडी है। ये वाली क्लियरली क्या है, साइज में अगर देखा जाए ये बॉडी जो है वो ज्यादा है, लेट्स अज्यूम इसके ऊपर चार्ज भी क्या है, ज्यादा है, 10 कूलम है। इस बॉडी के ऊपर चार्ज जस्ट क्या है, 1 कूलम है। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कौन से वाली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी या कौन सी बॉडी दूसरी के ऊपर कम फोर्स लगाएगी, तो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने बोला था क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। जस्ट लाइक द सेम वे कूलॉम फोर्स भी क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स स्टूडेंट्स ऐसी फोर्स को बोलते हैं जो दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करे लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड दोनों के लिए क्या रहे, सेम रहे। अब इससे मुराद क्या है मेरी, इससे मेरी मुराद है कि अगर ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो ये वाला चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, हमेशा 10 न्यूटन एक्सर्ट करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग के ये 10 कूलम का था, ये 1 कूलम का था। एक्चुअली फोर्स जो है ना तो इसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड सिर्फ करती है ना इसकी मैग्नीट्यूड, फोर्स डिपेंड करती है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जब भी लेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 करें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 करें, प्रोडक्ट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब कूलॉम फोर्स क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद होता है F12, पहले चार्ज पे जो दूसरे की फोर्स लग रही है इस वाले चार्ज के ऊपर इस चार्ज की फोर्स, इसको F12 नाम दे देते हैं। दूसरे चार्ज के ऊपर पहले की फोर्स को नाम दे देते हैं F21। दोनों जो हैं अगर वेक्टर फॉर्म में रिलेट करें तो एक साइड पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन शो करेगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और दूसरी चीज यहां पे याद रखिएगा, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड्स की बात की जाए, दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या होंगी, सेम होंगी। ये मतलब है हमारे पास म्यूचुअल फोर्स का। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कन्वेंशंस अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कन्वेंशंस हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव लिया जाता है और रिपल्सिव फोर्स को कन्वेंशनली क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ये भी एमसीक्यू वाइज आप पॉइंट याद करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर इसी फॉर्मूले को कूलॉम्स लॉ को क्या किया जाए, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, तो ये वाली चीज तो एज इट इज है k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। इसके साथ सिंपली क्या आ जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इस यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट फर्दर लिखा जा सकता है, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी की मैग्नीट्यूड। जब इस यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में यहां पे प्लेस करेंगे तो कूलॉम लॉ का फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाई होके बन जाएगा k q1 q2, ये वाला r जब r स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो r क्यूब बन जाएगा और साथ में यहां पे r वेक्टर आ जाएगा। अब यहां पे r यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। तो वेक्टर फॉर्म आपने दोनों तरह से याद करनी है। कूलॉम्स लॉ की ये रिलेशन एज इट इज भी पूछा जा सकता है। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कूलॉम फोर्स के बारे में, हमारे पास अगर एक चार्ज के गिर्द दो चार्जेस पड़े हों, एक चार्ज यहां पे प्लेस है, इसके करीब एक चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, दूसरा चार्ज यहां पे कहीं पड़ा हुआ है, अगर 3 चार्जेस का सिस्टम आ जाए और एक चार्ज के ऊपर बाकी दो की फोर्स कैलकुलेट करनी हो, तो बड़ा सिंपल रिलेशन याद रखिएगा, नेट फोर्स या टोटल फोर्स बराबर होगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉज ऑफ एंगल थीटा। F1 और F2 यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, अगर इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है
तो एक चार्ज ये वाला फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा, एक चार्ज यहां पे प्लेस है अगर वो, तो ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो दोनों की फोर्सेस को अलग अलग, एक को F1 नाम दे देते हैं, दूसरी को F2 नाम दे देते हैं, वो वैल्यूज यहां पे प्लग इन करेंगे। और थीटा यहां पे क्या है, इन दोनों F1 और F2 वेक्टर्स जो हैं इनके दरमियान में जो भी एंगल होगा वो प्लग इन करेंगे। तो इस चार्ज के ऊपर दोनों चार्जेस की जो टोटल फोर्स होगी वो वाली फोर्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सारी की सारी आ गई बेसिक्स अबाउट द कूलॉम्स लॉ। जी स्टूडेंट्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ। पहला एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज F if the dielectric of epsilon r2 is introduced between the charges then the force becomes। अब स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि अगर मीडियम प्लेस कर दिया जाए चार्जेस के दरमियान तो K जो कूलॉम कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मॉडिफाई होके क्या बन गई थी, K वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। सेम चीज जो है वो फोर्स के बारे में भी याद रखिएगा, ट्रू है। मीडियम के केस में फोर्स बराबर होती है वैक्यूम वाली फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। और एप्सिलॉन r वंस अगेन याद रखिएगा क्या है, ये पैरामीटर है उस मीडियम का जो दोनों चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया गया है या इंसुलेटर मीडियम प्लेस किया गया है। इसकी वैल्यू के बारे में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी। 1 इसकी वैल्यू किसके लिए होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी फॉर वैक्यूम। अगर एयर के लिए बात की जाए स्टूडेंट्स तो 1.0006 होती है और इसको भी अप्रोक्सीमेट 1 ही लिया जाता है। अब एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम अगर आ जाए तो याद रखिएगा एप्सिलॉन r की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से ग्रेटर आएगी। बुक के अंदर जो है वो टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज भी मौजूद हैं, वहां से आप वैल्यूज भी याद कर सकते हैं, एप्सिलॉन r फॉर डिफरेंट मीडिया। जी स्टूडेंट्स, तो और दूसरी चीज एप्सिलॉन r के बारे में याद रखिएगा, ये एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इस एमसीक्यू पे वापस आते हैं। फोर्स जो है वो इनिशियली F थी, जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, इंसुलेटर प्लेस किया, जिसकी वैल्यू, जिसके एप्सिलॉन r की वैल्यू 2 है, तो फोर्स की नई वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन है F मीडियम इज इक्वल्स टू F वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन r। F वैक्यूम की जगह पे प्लग इन कर देते हैं F और एप्सिलॉन r की जगह पे प्लग इन कर देते हैं 2। तो हमारे पास फिर आंसर क्या बन जाएगा, मीडियम प्लेस करने पे फोर्स की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर इनिशियली फोर्स 10 न्यूटन थी तो अब जो है वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 5 न्यूटन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अ चार्ज Q1 exerts some force on charge Q2 if the third charge Q3 is brought near the force of Q1 on Q2। अब सिचुएशन क्या है, एक चार्ज है Q1, उसके पास स्टूडेंट्स क्या है, एक चार्ज Q2 पड़ा हुआ है। अब सिचुएशन इनिशियली क्या है, Q1 exerts some force on Q2। लेट्स से ये वाला Q2 था, ये Q1 था, तो Q2 जो है वो Q1 के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है। सिमिलरली Q1 भी क्या करता है, Q2 के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करता है। दोनों फोर्सेस जो हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगी। अब सिचुएशन फर्दर क्या है, इफ द थर्ड चार्ज Q3 is brought near the force of Q1 on Q2। अगर इस दोनों चार्जेस के सिस्टम में एक तीसरा चार्ज भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो अब जो तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे, तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करने के बाद जो Q1 की फोर्स थी Q2 के ऊपर, उस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास 2 चार्जेस हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 चार्जेस हैं। कोई भी एक चार्ज जिसके ऊपर अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस चार्ज के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी बाय एनी अदर चार्ज, उस फोर्स की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। चेंज क्या चीज होगी, जब 2 चार्जेस थे तो कुछ फोर्स एक्ट कर रही थी, जब 3 चार्जेस होंगे तो जो भी चार्ज अंडर डिस्कशन है जिसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उस चार्ज की टोटल फोर्स तो मॉडिफाई होगी, डेफिनेटली वो मॉडिफाई होगी, क्योंकि पहले एक फोर्स लग रही थी, अब क्या होगी, 2 फोर्सेस लगेंगी। लेकिन जो पहले वाले चार्ज की वजह से ऑलरेडी फोर्स लग रही थी, याद रखिएगा उस फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब भी चार्ज 1 और चार्ज 2 का आप पेयर लेंगे और कूलॉम लॉ अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमेशा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर से ही फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होगी। तो याद रखिएगा 2 चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली इंडिविजुअल फोर्स कभी भी चेंज नहीं होती जब तक कि उन चार्जेस को या उनके दरमियान डिस्टेंस को चेंज ना किया जाए। किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए अगर चार्जेस की तादाद आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर लें, टोटल फोर्स चेंज होती है, इंडिविजुअल चार्जेस के दरमियान फोर्स चेंज नहीं होती।
तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या बन गया, इट इज सेम, Q1 की Q2 पे फोर्स जो है वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास MCQ है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, देन न्यू फोर्स बिकम्स। चार्जेस की मैग्नीट्यूड अगर डबल कर दी जाए तो चार्जेस की मैग्नीट्यूड डबल करने से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल किया जाए तो दोनों की मैग्नीट्यूड डबल करने से फोर्स ने क्या है 4 टाइम्स पहले से बढ़ जाना है। अब एट द वेरी सेम टाइम अगर डिस्टेंस बिटवीन देम जो है उसकी वैल्यू क्या कर दी जाए, डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस को हाफ करने से क्या होगा, अगेन फोर्स ने क्या है 4 टाइम्स पहले से बढ़ जाना है। वजह क्या है, डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब साइमल्टेनियसली जब दोनों चीजों का इफेक्ट देखेंगे, चार्जेस की वजह से भी फोर्स 4 टाइम बढ़ रही है, डिस्टेंस के कम होने से भी फोर्स 4 टाइम बढ़ रही है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, फोर्स के ऊपर नेट इफेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, फोर्स नेट जो है वो चेंज होगी बाय अ फैक्टर ऑफ 16। इसका मतलब है फाइनल फोर्स इनिशियल की निस्बत 16 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक एमसीक्यूज आ गए स्टूडेंट्स रिलेटेड टू कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, रीजन है अराउंड अ चार्ज in which it exerts force on any other charge। ये पॉइंट याद रखिएगा, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, एक रीजन था जिस रीजन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इनकमिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रीजन है, ऐसा रीजन है जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो जो भी सोर्स चार्ज है वो इनकमिंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जो था ये दिया था फैराडे ने, ये भी एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रीजन है जिसके अंदर कोई भी चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज को, इनकमिंग चार्ज को अपनी फोर्स को फील करवाएगा। तो अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी जो क्वांटिटेटिव मेजर है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल्स टू 4 पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये क्या है, एक टेस्ट चार्ज है एट पॉइंट P। इस वाले टेस्ट चार्ज के लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कितनी फोर्स ये वाला चार्ज एक्सर्ट करता है, या यूं समझ लें इस P पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सोर्स चार्ज की, तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं एक टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज याद रखिएगा बाय डेफिनेशन जो है वो एक पॉजिटिव नेचर का चार्ज है जिसका अपना साइज जो है वो सोर्स चार्ज की निस्बत नेग्लिजिबल होता है। ये सारी बेसिक्स याद रखिएगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी P वाले पॉइंट पे, इट इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। इसको फर्दर लिखेंगे K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R हैट यूनिट वेक्टर, ये कूलॉम लॉ से रिलेशन आ गया, डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट स्टूडेंट इस Q नॉट से कैंसिल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल रिलेशन आ जाएगा K Q ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल रिलेशन बन गया। और इस रिलेशन से रिलेटेड अब बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और अगर इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज लिखा जाए तो सोर्स चार्ज क्या आएगा, न्यूमिनेटर के अंदर आएगा। मतलब फाइनल रिलेशन जो यहाँ पे था इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा E इज इक्वल्स टू K Q ओवर R स्क्वायर। यहां से रिलेशन E का Q के साथ क्या है, डायरेक्ट है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है अगर सोर्स चार्ज डबल करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी नियर बाय पॉइंट पे वो डबल हो जाएगा। अगर डिस्टेंस की वैल्यू मॉडिफाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर एग्जांपल डबल करेंगे, तो चूंकि डिस्टेंस के साथ रिलेशन इनवर्स स्क्वायर है तो डिस्टेंस के डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 4 टाइम्स वीकर हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है। और इन केस ऑफ मीडियम, अगर इस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान कोई इंसुलेटर मीडियम स्टूडेंट रख दिया जाए तो जस्ट लाइक हमारे पास कूलॉम फोर्स मॉडिफाई होती थी, कैसे मॉडिफाई होती थी, वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर से। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ट्रू है। मीडियम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अगेन एप्सिलॉन आर क्या है, ये मीडियम का कांस्टेंट है जिसको रिलेटिव परमिटिविटी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो चूंकि इनवर्स रिलेशन है तो उसी तरह की डिकेइंग कर्व आएगी जो हमारे पास कूलॉम्स लॉ के अंदर आई थी।
नेक्स्ट याद रखिएगा, अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा हमारे पास रिलेशन क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आर की बजाय आर स्क्वायर प्लॉट किया जाए, इसको मैं इमेजिन कर लेता हूं ये क्या है, ए है, तो रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ए के। तो अब भी चूंकि इनवर्स रिलेशन है, ग्राफ जो है वो क्या आएगी, एक डिकेइंग कर्व ही आएगी, लेकिन इस डिकेइंग कर्व और इसके दरमियान फर्क क्या होगा, ये वाली डिकेइंग ज्यादा शार्पली डिके करेगी, ये वाली कर्व जो है वो लेस शार्पली डिके करेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर 2 थी और दूसरे की क्या थी, पावर 1 थी। ये बेसिक्स है मैथमेटिक्स की, इनको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। हमारे पास बेसिक ग्राफ्स के अंदर कोई भी ग्राफ एमसीक्यू वाइज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इन केस ऑफ मीडियम इसका रिलेशन क्या बनेगा, के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और साथ में आ जाएगा Q ओवर आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गई बेसिक्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बेसिक डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो विजुअल मैप है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे बेसिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव से चार्ज होती हैं, स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड किस चार्ज पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। किसी भी चार्ज के गिर्द जो है वो इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं और किस पैटर्न पे, 3 डायमेंशंस में ड्रॉ की जा सकती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखिएगा, नंबर ऑफ लाइंस किसी भी रीजन के अंदर जो है उनकी तादाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी मैग्नीट्यूड के। तो ये सारे पॉइंट्स बेसिक्स याद रखिएगा। फर्दर याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं रेडियली आउटवर्ड आती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आती हैं स्टूडेंट्स, रेडियली इनवर्ड आती हैं। और अगर पेयर ऑफ चार्जेस हो, लाइक यहाँ पे सिचुएशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इस केस में लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं। फर्दर ऑन याद रखिएगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना पड़ती है। टेंजेंट लाइन जो है वो क्या करती है, हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जीरो फील्ड का या न्यूट्रल जोन का। अब न्यूट्रल जोन जो है उसकी कैलकुलेशन के हवाले से 5 केसेस बनते हैं, जिनमें से 3 केसेस के अंदर कोई कैलकुलेशन रिक्वायर नहीं होगी, बाकी 2 केसेस के अंदर जो भी कैलकुलेशन है उसका हम फाइनल शॉर्टकट याद किया करेंगे। अगर न्यूमेरिकल बेस हमें एमसीक्यू आता है तो उस एमसीक्यू के लिए हम शॉर्टकट को यूज किया करेंगे। तो पहला केस स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहला केस है सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। अगर 2 चार्जेस सिमिलर हैं और क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज है इसकी वैल्यू भी 10 माइक्रोकूलम है। दोनों चार्जेस स्टूडेंट्स क्या है, दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं। दोनों के दरमियान डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं r है। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी एग्जैक्टली कहां पे, एट द मिड पॉइंट ऑफ द 2 चार्जेस। अब मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होगा, ये चीज याद रखिएगा। किसी भी सिचुएशन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की बात करेंगे, मतलब न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट की बात करेंगे, तो उस जगह पे हो क्या रहा होगा, जो भी इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट हैं उन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड्स में बराबर होगा, डायरेक्शंस में अपोजिट होगा। जब उसको वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मैग्नीट्यूड्स में बराबर होंगे, डायरेक्शंस में अपोजिट होंगे, नेट इफेक्ट दोनों का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में वन लाइनर याद रखिएगा, सिमिलर और इक्वल चार्जेस के लिए जीरो फील्ड कहां पे लाई करता है, इट लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस। अब मिड पॉइंट अगर चार्जेस की बात हो जाए तो सिंपली अगर r गिवन है 3 मीटर डिस्टेंस, तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी चार्ज से क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। मींस इस केस के अंदर जीरो फील्ड स्पॉट कैलकुलेट करने के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं आएगी। जो भी दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस गिवन है उसको हाफ कर लेंगे तो वो मिड पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा और उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 होता है।
दूसरा केस डिस्कस करते हैं सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस। अगर स्टूडेंट सिमिलर और अनइक्वल चार्जेस हो, मतलब मेरे पास सिचुएशन है कि एक चार्ज जो है वो 10 माइक्रोकूलम का है, दूसरा क्या है 5 माइक्रोकूलम। अब ये वाला चार्ज स्मॉलर है, ये वाला चार्ज क्या है लार्जर है मैग्नीट्यूड। इस केस में याद रखिएगा स्टूडेंट जीरो फील्ड कहां पे लाई करेगा, वन लाइनर याद करिएगा। इस केस में जीरो फील्ड लाई करेगा बिटवीन द चार्जेस बट क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। मतलब जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा स्मॉलर वाले चार्ज के ज्यादा करीब होगा, लार्जर वाला या बड़े वाला जो चार्ज होगा उससे उसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और जीरो फील्ड होने की वजह अगेन सेम है, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा उस पॉइंट पे क्या है, दोनों चार्जेस का अलग अलग जो फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड में बराबर डायरेक्शन में अपोजिट और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो अब स्टूडेंट अगर हमने कैलकुलेट करना है ये वाला डिस्टेंस x, ये x डिस्टेंस क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द जीरो फील्ड स्पॉट फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, EL मतलब इस वाले चार्ज का जिसकी वैल्यू ग्रेटर थी, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट उसकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर लेंगे, चूंकि मैग्नीट्यूड्स बराबर होगी उसको इक्वल कर देंगे ES इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्मॉलर चार्ज एट दिस पॉइंट। अब फर्दर इसको लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर बड़े चार्ज की स्टूडेंट्स बात की जाए तो बड़े वाले चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या है, टोटल डिस्टेंस R है, ये वाला डिस्टेंस X है, तो इस चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या बन जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी क्लियरली दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू R माइनस एक्स। तो ये वाला R माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू इस चार्ज का स्मॉलर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा KQS ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉलर चार्ज से चूंकि डिस्टेंस x था तो डिनोमिनेटर में आ गया x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स कैंसिल होने वाली चीजें कैंसिल कर देते हैं, k कैंसिल हो जाएगा k के साथ, बाकी हमारे पास ये r माइनस एक्स का स्क्वायर इस साइड पे चला जाएगा, x स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा। तो शॉर्टकट क्या बना, QL लार्जर वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू QS इंटू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको QS गिवन होगा, QL गिवन होगा और टोटल डिस्टेंस गिवन होगा। आपने क्या फाइंड करना होगा, x की वैल्यू। और x याद रखिएगा यहाँ पे बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस नहीं है बल्कि स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सो ये हमारा बन गया केस 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है केस 3। इसके अंदर क्या है, दो चार्जेस हैं अपोजिट और क्या है अनइक्वल है। फॉर एग्जांपल एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम का है, दूसरा क्या है -10 माइक्रोकूलम। अब स्टूडेंट्स जब अपोजिट चार्जेस आएंगे तो याद रखिएगा जब बड़े और छोटे चार्ज का डिसाइड आपने करना है तो उनकी मैग्नीट्यूड से करना है, साइन को इग्नोर कर देना है। ये नेगेटिव साइन इग्नोर करें, ये पॉजिटिव साइन इग्नोर करें। 10 और 5 में से कौन सा बड़ा चार्ज बनेगा, डेफिनेटली 10 वाला बड़ा चार्ज बनेगा। तो याद रखिएगा अगर अपोजिट चार्जेस हैं और अनइक्वल, इस केस में हमारे पास जीरो फील्ड कैसे फाइंड करना है। इस केस में याद रखिएगा जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा, ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। ये स्मॉलर चार्ज था, अब दरमियान वाले रीजन के अंदर जीरो फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दरमियान वाले रीजन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो होगा। अब जीरो फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगा, स्मॉलर चार्ज की अदर साइड पे, मतलब जिस साइड पे बिगर चार्ज मौजूद है, लार्जर चार्ज मौजूद है, उस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है बल्कि दूसरी साइड पे। तो अज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका डिस्टेंस स्मॉलर चार्ज से x है, तो इस वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस x हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ये वाला क्या बन जाएगा, r प्लस x। तो अब अगर हम मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करके फाइनल शॉर्टकट बनाएं तो इसी तरह से कंपैरिजन करेंगे, जस्ट डिफरेंस क्या आएगा, r प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनल रिलेशन यही वाला आएगा एज इट इज, जस्ट क्या आएगा r प्लस एक्स, यहाँ पे क्या था r माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा r प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये वाला केस नंबर 2 और केस नंबर 3, इन दोनों केसेस में स्टूडेंट्स हम जो है वो कैलकुलेशन करेंगे जीरो फील्ड स्पॉट फाइंड करने के लिए। और दोनों केसेस में याद रखिएगा जो डिस्टेंस x आएगा वो छोटे वाले चार्ज से हुआ करेगा। अगर बड़े चार्ज से डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप r को साथ में यूज करके बड़े चार्ज से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिस्टेंस आता है 1 मीटर और मुझे पूछा गया है कि बड़े वाले चार्ज से जीरो फील्ड स्पॉट का डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपली 1 प्लस ये वाला r डिस्टेंस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस आ जाएगा जीरो फील्ड स्पॉट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया केस नंबर 4, इट इज अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस अपोजिट हैं लेकिन क्या है, इक्वल, तो इस केस में याद रखिएगा कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इस केस में जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा ऑन अदर साइड्स ऑफ बोथ चार्जेस
बट कहां पे एग्जिस्ट करेगा, एट इंफिनिटी। मतलब इस चार्ज की भी इस साइड पे जीरो फील्ड होगा, इसकी भी इस साइड पे जीरो फील्ड होगा, लेकिन किस डिस्टेंस पे, दोनों चार्जेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा। और लास्ट केस स्टूडेंट्स याद रखिएगा, केस 5, इसमें भी कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आइसोलेटेड चार्ज की बात करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहां पे जीरो होता है, एट इंफिनिटी। तो ये हमारे पास 5 केसेस आ गए रिलेटेड टू द जीरो फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ये हमारे पास गॉसिस लॉ की 2 एप्लीकेशंस है, ये भी शामिल है हमारे इस वाले यूनिट के कोर्स के अंदर, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे अगर बात की जाए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज में पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। गॉसियन सरफेस जो एज्यूम करते हैं इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज के केस में, उसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल होती है। क्योंकि हमने इस इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज को यूज करके गॉसियन सरफेस और गॉसिस लॉ अप्लाई करना होता है, और फाइनली हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो याद रखिएगा यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो एज्यूम करते हैं वो सिलेंड्रिकल होती है। और फर्दर कैलकुलेशंस के अंदर क्या करते हैं, पहला स्टेप अप्लाई करते हैं टोटल फ्लक्स ड्यू टू गॉसिस लॉ। उसमें क्या आता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस टोटल चार्ज को रिप्लेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की स्टूडेंट्स डेफिनेशन याद रखिएगा, ये होती है Q डिवाइडेड बाय एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से इसके आपको यूनिट्स भी पता होने चाहिए, चार्ज डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर इन दोनों एंड्स की बात की जाए, इन दोनों एंड्स पे जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स इस एंड पे भी क्या आता है, EA आता है, इस एंड पे भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, EA आती है। तो दोनों एंड्स का अगर टोटल फ्लक्स की बात की जाए तो टोटल फ्लक्स इन दोनों को ऐड करके आता है, उसकी वैल्यू बनती है 2 टाइम्स E इंटू A। तो ये आ गया गॉसियन सरफेस के एंड्स के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू। ये वाली गॉसियन सरफेस की ये वाली जो कर्व साइड्स है, इन कर्व साइड्स के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। उसकी वजह बड़ी सिंपल होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है EA कॉज ऑफ एंगल थीटा। और इस कर्व सरफेस के लिए जब हम एंगल देखते हैं थीटा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस एंगल की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, 90 डिग्री होती है। जब एंगल 90 होगा तो ऑटोमेटिकली cos 90 पे 0 आएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पूरी कर्व सरफेस के लिए 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, टोटल फ्लक्स आता है 2EA, और इस टोटल फ्लक्स को कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स इस टोटल फ्लक्स के साथ सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, और E को सेपरेट करते हैं। फाइनल हमारे पास रिलेशन जो E का बनता है फॉर इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स, वो होता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम आ जाए यहाँ पे दरमियान में, इस वाले पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से हम फाइंड कर रहे थे, और इस शीट के इन दोनों के दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, तो उस केस में फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R आ जाएगा। और फर्दर ऑन याद रखिएगा, अगर हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये बेसिक्स आप याद रखेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो R हैट वेक्टर आ जाएगा। अगर मीडियम का इफेक्ट होगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लें अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए, तो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए जो गॉसियन सरफेसेस यूज करते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है और बॉक्स शेप की होती है। अगर 3 डायमेंशंस में बात की जाए, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, तो ये गॉसियन सरफेस की शेप याद रखिएगा। फर्दर अगर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ आए तो हमारे पास वही वाला पहला स्टेप जो है वो गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स बराबर होगा चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, और ये फर्दर बराबर होगा चार्ज की जगह सिग्मा इंटू A आएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फर्दर ऑन स्टूडेंट्स बात की जाए, अगर इस गॉसियन सरफेस की साइड 1, 2 और 3 तीनों के लिए फ्लक्स की वैल्यू याद रखिएगा 0 आती है कैलकुलेशन से। सिर्फ एक साइड में फ्लक्स नॉन जीरो होता है, वो साइड नंबर 4 है यहाँ पे, इसके लिए फ्लक्स आता है E मल्टीप्लाइड बाय A। अब इस टोटल फ्लक्स की अगर बात की जाए, टोटल फ्लक्स होगा 0 प्लस दिस थिंग, आ जाएगा EA। इस EA को कंपेयर करते हैं हम इस टोटल फ्लक्स से जो गॉसिस लॉ से आया था, तो फाइनल रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या बनता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन जो है अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए याद रखिएगा। अब अगर दोनों को कंपेयर किया जाए,
यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक और चीज, अगर मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, और इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आर हैट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर स्टूडेंट्स ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो सिमिलरली चार्ज हो, तो याद रखिएगा सिमिलरली चार्ज प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दरमियान वाले रीजन में हमेशा क्या आया करेगा, जीरो आया करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। ये किस केस में ट्रू है, जब प्लेट्स क्या है, सिमिलरली चार्ज। जब प्लेट्स क्या हो, सिमिलरली चार्ज हो, उस केस में हमारे पास क्या आएगा, दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो शीट की वजह से आया है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की वजह से आया है, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट्स। तो अगर दोनों का रिलेशन बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी रिलेशन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो शीट्स का होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट जो होता है वो हाफ होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं अगला टॉपिक, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा सिंपल सा टॉपिक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ए और बी क्या है, दो पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर। तो यूनिट चार्ज के ऊपर जो भी वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उस वर्क डन को क्या नाम दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस नाम दिया जाता है। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, जो भी वर्क किया जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। इसके यूनिट्स की अगर बात की जाए, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स वोल्ट्स होते हैं, और वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम। मतलब अगर 1 जूल वर्क करना पड़े 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो दो पॉइंट्स इनके दरमियान वो वर्क करना पड़ा था, उनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना आएगा, दैट विल बी 1 वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जो है इसकी एक साइड इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा गया है, ईसीजी और ईईजी। दो एक हमारे पास टेस्ट होते हैं, इनके अंदर क्या किया जाता है, ईसीजी में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है स्किन के डिफरेंट पॉइंट्स पे, और किसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है, बाय हार्ट। और दूसरी चीज याद रखिएगा, ईईजी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा एनालाइज किया जाता है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। तो ये कुछ पॉइंट्स आ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। फर्दर एक और पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम डिस्कस करते हैं इन फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल, या इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द इंफिनिटी। या इसको यूं डिफाइन किया जा सकता है कि यूनिट चार्ज के ऊपर जो भी वर्क करना पड़ेगा व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम द इंफिनिटी पॉइंट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंफिनिटी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक लाने में चार्ज, यूनिट चार्ज के ऊपर जो भी वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को नाम दिया जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिंगल पॉइंट। और यहां पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम चार्ज को मूव करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के केस में मूव करेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में मूव करेंगे, तो चार्ज को मूव करवाना होता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख के मूव करवाना होता है। तो ये याद रखिएगा। और फर्दर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज वर्क ओवर चार्ज। यही वाला रिलेशन एज इट इज आ जाएगा, जस्ट डेफिनेशन के अंदर माइन्यूट सा डिफरेंस था। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थे जिनके दरमियान चार्ज को मूव किया था। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट इंफिनिटी पे है और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जिसका पोटेंशियल फाइंड करना है। और इसके यूनिट्स भी याद रखिएगा, वोल्ट होते हैं। बाकी सारी चीजें यही वाली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में भी ट्रू है। फर्दर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड जो है वो डिटेल्स जो है वो डिस्कस करते हैं। दोबारा बोर्ड स्टार्ट करते हैं, तो आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसके अंदर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। डेल्टा वी बाय डेल्टा आर की रेशियो को नाम दिया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, ये वाला रिलेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये वाले रिलेशन के लिए अजम्पशन लेते हैं, फील्ड कौन सा हम एज्यूम करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड एज्यूम करते हैं।
अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो फील्ड होता है, याद रखिएगा हमेशा, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और बाकी चीजें इसकी डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर बाद। फर्दर पॉइंट याद रखिएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स की अगर बात की जाए तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो इसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर कूलम, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसके यूनिट्स बनेंगे वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो इसका मतलब है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसकी डायरेक्शन है, और इस रिलेशन में नेगेटिव साइन डायरेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पे जब ये वाला रिलेशन डिस्कस किया जाता है या इससे प्रीवियसली जब हम अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं बाय गॉसीज लॉ, तो वहां पे हम एज्यूम करते हैं कि प्लेट्स जो है वो इन्फिनिट लेंथ की हैं। प्रैक्टिकली प्लेट्स की लेंथ जो है वो इन्फिनिट या अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की लेंथ इन्फिनिट नहीं हो सकती। तो प्रैक्टिकली याद रखिएगा, अगर हम बात करें प्लेट्स के दरमियान वाले रीजन में, तो दरमियान वाले रीजन के अंदर याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं, और फील्ड का स्टेटस क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड होता है, और फील्ड अप्रोक्सीमेटली इन्हीं रिलेशन से कैलकुलेट होता है जो गॉसीस लॉ में डिस्कस करते हैं या हम यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट में डिस्कस करते हैं। फर्दर ऑन याद रखिएगा, अगर एजिस के ऊपर बात करें तो एजिस के ऊपर जो फील्ड होता है, फील्ड लाइंस जो हैं वो फ्रिंजिंग आउट होती हैं, और फील्ड का स्टेटस क्या होता है, फील्ड का स्टेटस याद रखिएगा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, लाइंस क्या होती हैं, दे आर फ्रिंजिंग आउट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्मॉल टॉपिक, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस टॉपिक के अंदर देखिएगा हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से उसके करीब किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी नाम दिया जाता है, तो इसका रिलेशन आता है V इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर, या के की जगह पे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिलेशन के अंदर क्या हमारे पास फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज डबल करेंगे पोटेंशियल डबल हो जाएगा। फर्दर ऑन याद रखिएगा V का रिलेशन R के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन क्या था, इनवर्स स्क्वायर वाला था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में याद रखिएगा फील्ड का रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन जो है वो डिस्टेंस के साथ जस्ट इनवर्स है, इनवर्स स्क्वायर वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, अगर मीडियम आ जाए इस पॉइंट और इस चार्ज के दरमियान, तो उस केस में पोटेंशियल बराबर होगा वैक्यूम वाला पोटेंशियल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये रिलेशन हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। जहां जहां मीडियम आएगा वहां वहां जो भी ओरिजिनल हमारे पास चाहे फोर्स थी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड था, चाहे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चूंकि ये इनवर्स रिलेशन है, इसका ग्राफ जब देखेंगे तो ग्राफ क्या आएगा, वही बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ आएगा, जो कि क्या था, एक डिकेइंग कर्व थी। अगर एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पे E प्लॉट किया जाता और यहाँ पे R होता, तो उस केस में ग्राफ हमने डिस्कस किया था, वो ग्राफ इसी तरह की कर्व थी, लेकिन वो वाला ग्राफ क्या था, शार्पली डिके कर रहा था। उसकी वजह क्या थी, E और R का रिलेशन इनवर्स स्क्वायर वाला था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चंद की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड। ये सारे की पॉइंट्स जो हैं वो समराइज कर लेते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर V की वैल्यू कांस्टेंट हो, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो इन अ रीजन, किसी रीजन ऑफ स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो उस रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड बाइस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब अगर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स, जीरो आएगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी याद रखिएगा, ये बात ट्रू नहीं है फॉर, किसके लिए ट्रू नहीं है, फॉर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस। अब इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस क्या होती हैं, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके गिफ्ट किसी भी डिस्टेंस पे अगर आप एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, उस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो इस सरफेस को नाम देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब इस सरफेस के लिए मैंने एज्यूम कर लिए दो पॉइंट्स A और B, तो A और B का अगर पोटेंशियल की बात करें, A और B का आपस में पोटेंशियल बराबर होगा,
लेकिन इस रीजन ऑफ स्पेस के अंदर अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हर पॉसिबल डायरेक्शन में अमर्ज आउट हो रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेटस क्या है, इट इज नॉन जीरो। तो ये बात ट्रू है एक्सेप्ट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसके लिए जो है पोटेंशियल अगर 2-3 पॉइंट्स का सेम है तो उस रीजन के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखिएगा, अगर टोटल पोटेंशियल फाइंड करना हो, अगर 3, 4, 5 चार्जेस आ जाएं किसी रीजन ऑफ स्पेस में और किसी एक पॉइंट पे उन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल फाइंड करना हो, तो याद रखिएगा टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल ऑफ चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ऑफ चार्ज 2 प्लस अप टू सो ऑन। सारे चार्जेस का इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले के अंदर याद रखिएगा इंपॉर्टेंटली जो भी चार्ज का साइन होगा वो एज इट इज पुट करेंगे। इससे पहले की अगर बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की कैलकुलेशन की बात करें या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की बात करें, वहां पे भी नोट कर लीजिएगा, वहां पे कैलकुलेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर आपने चार्जेस के साइंस को पुट नहीं करना जब भी कैलकुलेशन आप करेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी चार्ज का साइन आया करेगा वो साइन आपने एज इट इज पुट करना होगा। तो यहां पे देखिएगा टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। अब एक सिचुएशन यहां पे मैंने ड्रॉ कर ली, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 2r है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी q है, इसकी क्या है -q है। अब मैं फाइंड करना चाहता हूं मिड पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या हमारे पास स्टेटस होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब मिड पॉइंट का अगर डिस्टेंस इस चार्ज से बात करें वो भी r होगा, इस चार्ज से बात करें वो भी r होगा, तो टोटल पोटेंशियल मिड पॉइंट का क्या होगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल kq ओवर r प्लस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल लिखेंगे तो k इंटू -q ओवर r आएगा। अब प्लस और माइनस जो है वो q's कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास पोटेंशियल का क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट पे 0 होगा। तो याद रखिएगा दो अपोजिट और इक्वल चार्जेस के दरमियान मिड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एट द वेरी सेम टाइम ये भी चीज याद रखिएगा मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती, उसकी वजह बड़ी सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन के अंदर पोटेंशियल अकेला इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वहां पे क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। जो चीज यहाँ पे 0 है स्टूडेंट्स वो क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो मिड पॉइंट का 0 है। अगर मिड पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दो अगर इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं उनके मिड पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन मिड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 नहीं होती। तो ये आपने पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट याद रखिएगा हमारे पास अगर हॉलो चार्ज स्फीयर है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज के लिए याद रखिएगा इनसाइड अगर कोई भी पॉइंट आप एज्यूम कर लें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाय डेफिनेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होता है और इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। उसकी वजह क्या है, अगर कोई से दो पॉइंट्स इनसाइड आप कंसीडर करेंगे उनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आएगा, उनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आएगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों 0 है उसकी वजह सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड किसी भी पॉइंट का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ दिस हॉलो चार्ज स्फीयर, याद रखिएगा ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होगा। इनसाइड दिस हॉलो चार्ज स्फीयर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने लगेंगे, लेट्स से इस वाले पॉइंट और इस सरफेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे आप, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सरफेस का पोटेंशियल दैट इज 10, इनसाइड वाले पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज 10, दोनों 10 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा इनसाइड क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड जो है किसी भी पॉइंट का वो 0 नहीं होता, बल्कि इनसाइड किसी भी पोटेंशियल का पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट का पोटेंशियल होता है सरफेस के पोटेंशियल के बराबर और उसकी वैल्यू क्या आएगी, k q ओवर रेडियस ऑफ दिस स्फीयर।
अब अगर हम आउटसाइड बात करें तो आउटसाइड जैसे जैसे इस स्फीयर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे रिलेशन क्या फॉलो होगा, v इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर, और ये स्मॉल r क्या है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट जहां पे आप पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है सरफेस के बाहर अगर बात की जाए पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, लेकिन सरफेस के अंदर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है और उसकी वैल्यू सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है वो पॉइंट याद रखिएगा, अगर कूलॉम फोर्स की बात की जाए, समराइज कर लेते हैं चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए उसका रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास रिलेशन था पोटेंशियल डिफरेंस का, इट वाज वर्क डन ओवर चार्ज, और यहां से इसको लिखा था हमने चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहां से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को सेपरेट करें तो ये बराबर होगा Q इंटू वी। V अगर एक चार्ज का पोटेंशियल है तो इसकी जगह के क्यू ओवर आर पुट किया जा सकता है। अब अगर इन सारी चीजों का रिलेशन आर के साथ देखें तो फोर्स का रिलेशन इनवर्स स्क्वायर वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इनवर्स स्क्वायर वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन डिस्टेंस के साथ सिंपली इनवर्स है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी रिलेशन डिस्टेंस के साथ क्या है, इट इज इनवर्स रिलेशन। लास्ट पे स्टूडेंट्स चंद एक एमसीक्यूज और पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज -50 वोल्ट पर मीटर। अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पूछा गया है देन पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, पीजी स्टैंड फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब स्टूडेंट्स हमें रिलेशन यहां पे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या गिवन है, -50 इज इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, +50 वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे पास आंसर क्या बन गया, इट इज बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ प्रोटॉन एट 1 मीटर इज। अब प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट 1 मीटर, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। अब के की जगह आ जाएगा 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9, क्यू की जगह प्रोटॉन का चार्ज आएगा वो क्या है 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 डिवाइडेड बाय आर की जगह आ जाएगा 1 मीटर। अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1.6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो हमारे पास आएगा 14.4, मींस 9 अगर 1.6 को एज्यूम कर ले हम 2 के बराबर तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 18। जबकि हमारी अगर ऑप्शंस में देखें सारी ऑप्शंस में क्या है 1.44 है। अब इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 होता तो 18 आना था, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करेंगे तो हमारे पास क्या है 18 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा जो कि क्या है 14.4। 10 की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे 10 की पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 टू रेज पावर -10, ये -19 और +9 मिलके बना देंगे -10। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर लिखा जा सकता है, ये डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे शिफ्ट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1.44 इंटू 10 टू रेज पावर, ये 10 डेसिमल फ्रैक्शन शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर +1 आएगा, -10 और +1 मिलके बना देंगे -9। तो हमारे पास करेक्ट आंसर फिर क्या बन जाएगा, इट विल बी अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ टू सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। अगर सिमिलर और इक्वल चार्जेस हो हमारे पास स्टूडेंट्स तो सिमिलर और इक्वल चार्जेस में मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, इट वाज 0। ये हम लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके, सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 0। जी स्टूडेंट्स लास्ट हमारा एमसीक्यू आज के लेक्चर का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सम पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर E एंड V रिस्पेक्टिवली। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज V। अब अगली इंफॉर्मेशन क्या है, अगली इंफॉर्मेशन है इफ एट सम अदर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E/4। किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E/4 हो गई, इसका मतलब है डेफिनेटली हुआ क्या होगा, हम चार्ज से अवे मूव किए होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से क्या है, डिक्रीज कर गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, E/4 बताना क्या है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे रिलेशन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/R² और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज इक्वल्स टू
KQ/R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर पहले से 1/4 करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 करने के लिए डिस्टेंस क्या पुट करना पड़ेगा? अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है 2² टाइम्स, मतलब पहले से 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है डिस्टेंस जब डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू E/4। अब अगर डिस्टेंस डबल किया जाए इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल का चेंज देखेंगे तो जब डिस्टेंस डबल करेंगे तो चूंकि यहां पे रिलेशन सिंपल इनवर्स है तो होगा क्या, डिस्टेंस के डबल करने से पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब है जब R प्राइम 2R होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। सो हमारे इस MCQ का आंसर फिर क्या है सही, इट इज बीटा। दैट इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। होप सो आपको सारे का सारा लेक्चर बड़ी डिटेल में समझ आया होगा। अपनी फर्दर प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स जरूर स्टेप की प्रैक्टिस वर्कशीट्स को कंसल्ट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।